हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का साइंस क्लासेज फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो श्रृंखला है, ये जो सीरीज है, ये यूनिट 9 एंड यूनिट 10 के लिए चलाई गई है, जिसमें हम यूनिट 9 के दो चैप्टर 35 एंड 36 और यूनिट 10 के दो चैप्टर 39 एंड 40 को कंप्लीट करेंगे। अब तक हम 35 जो हमारा चैप्टर था उसको कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मेंडलिज्म को स्टडी किया था, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को स्टडी किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है आज रहेगा वो है चैप्टर 36 अध्याय 36 मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। देखिए, मानव में गुणसूत्रीय विकृतियों को आज से हम स्टडी करना शुरू करेंगे। आज की जो ये हमारी क्लास रहेगी ये केवल एक कॉमन इंट्रोडक्शन के पर्पज से बनाई गई है, जिसमें आपको सामान्य जानकारियां दी जाएगी ताकि आप गुणसूत्रों के कारण विकृतियां कैसे उत्पन्न होती है उसको आसानी से समझ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है स्टूडेंट्स कि जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आपके लिए ही बनाई जा रही है, ठीक है? तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। और अगर आपको लगता है कि यार ये वीडियो आपके कुछ काम आई है, आपकी कुछ हेल्प मिली है, तो कमेंट करके भी आप बताया करें। कुछ कमी रह गई है तो वो भी, ना पसंद आई है तो यार डिसलाइक कर दिया कीजिए, लेकिन आप फीडबैक जरूर दीजिए। इससे हमें लगेगा कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो किसी के काम तो आ रही है। ये जो लाइक हम आपके लिए बोलते रहते हैं कि यार आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट, इस एक मैं आपसे बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको कि ये जो एजुकेशन वीडियो पे टीचर्स आपको लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए या शेयर करने के लिए वीडियो को बोलते हैं, इन लाइक सब्सक्राइब से पेट नहीं भरता है, ठीक है ना? ना ही किसी शॉप पे जाकर के हमें लाइक्स दिखा देंगे कि यार हमने वीडियो डाला था, देखो हमारे 50 लाइक 100 लाइक आए हैं, तो कोई वो शॉप वाला हमको कोई फ्री में कोई सामान नहीं दे देगा। इस लाइक से केवल हमें एक प्रोत्साहन मिलता है कि यार हम जो मेहनत कर रहे हैं वो किसी के काम तो आ रही है। कोई बच्चा तो है, कोई स्टूडेंट तो है, चाहे वो दो ही क्यों ना हो, कोई स्टूडेंट्स तो है जिनको इन वीडियो से फायदा मिल रहा है, तो वो चीज हमें प्रोत्साहित करती है और ज्यादा मेहनत करने के लिए। अन्यथा हमको लगता है यार तुम मेंडल बना दोगे हमको, फिर ऐसे नहीं काम चलेगा, है ना? कि मेहनत तो खूब की जा रही है लेकिन लोग उस समय के उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि ये क्या चल रहा है ना? तो इतनी मेहनत से विथ नोट्स आपके लिए वीडियो तैयार की जा रही है। आपसे नोट्स नहीं बनाए जा रहे, मैं पीपीटी स्लाइड बना करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और आपसे केवल एक छोटा सा लाइक, कमेंट नहीं बन रहा है उस पर। तो इससे हम हतोत्साहित होते हैं कि ये जो मेहनत की जा रही है क्या ये व्यर्थ ही जा रही है या इससे किसी को फायदा भी मिल रहा है। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इससे हमें ऊर्जा मिलती है, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है आगे काम करने का। चलिए वापस हम मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है अध्याय 36 मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। अब जैसा कि पाठ का ही नाम है गुणसूत्रीय विकृति, यानी गुणसूत्र के कारण मनुष्य में कौन कौन सी विकृतियां, कौन कौन से रोग दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उस पर हमारी यहां पर बात होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले गुणसूत्र को ही समझते हैं कि गुणसूत्र क्या है। देखिए, आप सब जानते हैं गुणसूत्र क्या है, हम पीछे पढ़कर भी आए। मानव में कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। हर जीव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग हो सकती है ना? हर जीव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग हो सकती है। गुणसूत्र क्या करते हैं? गुणसूत्र आनुवांशिकी के वाहक होते हैं, जो लक्षणों को, ध्यान से सुनना फिर आपको परिभाषा भी दिखाएंगे, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करते हैं या संचरित करने में सहायता करते हैं, ठीक है? तो ये गुणसूत्र होते हैं, यानी आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। अब आपके दिमाग में बहुत सारी बार कंफ्यूजन आया होगा कि सर कभी तो क्लास में टीचर जब डीएनए पढ़ाता है तो डीएनए के दौरान कह देता है कि डीएनए आनुवांशिकी के वाहक होते हैं। जीन पढ़ाता है तो जीन के दौरान भी टीचर कह देता है कि जीन के द्वारा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। तो भाई गुणसूत्र के द्वारा होते हैं, डीएनए के द्वारा होते हैं या जीन के द्वारा होते हैं? सबसे पहले हम इस कंफ्यूजन को आज ही क्लियर करेंगे, ठीक है? गुणसूत्र की परिभाषा पर आ जाते हैं। ये रही आपकी स्क्रीन पर गुणसूत्र की परिभाषा। इसको आप नोट्स में भी एज इट इज लिखोगे। गुणसूत्र स्वतः जनन करने में सक्षम होते हैं, यानी एक गुणसूत्र है वो अपनी कॉपी खुद बना सकता है। कैसे? आप इधर देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए गुणसूत्र है, तो ये जब केंद्रक के अंदर है तो जब जनन करेगा तो ये अपनी कॉपी खुद तैयार कर सकता है। मतलब एक से कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो गुणसूत्र का पहला गुण तो ये हो गया
कि गुणसूत्र स्वतः जनन करने में सक्षम होते हैं, धागे समान संरचना होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण भी करते हैं, अतः इन्हें आनुवांशिकता का वाहक या आनुवांशिकता का आधार भी कहते हैं। ध्यान देना, आनुवांशिकता का वाहक कहते हैं, यानी आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने वाली जो रचना है उसको ट्रांसफर करता है। यह आनुवांशिकता की इकाई नहीं है, यह आनुवांशिकता का केवल एक वाहक है। इस बात पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आपका कंफ्यूजन मैंने बताया आपको कि आपको कंफ्यूजन क्या रहता है कि सर गुणसूत्र या डीएनए कौन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। तो देखिए, गुणसूत्र और डीएनए में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, हम डीएनए को समझते हैं। गुणसूत्र के लिए हमने पढ़ा कि स्वतः जनन करने में सक्षम है, बिल्कुल डीएनए भी है। धागे समान संरचना है, डीएनए धागे समान संरचना नहीं है। डीएनए सिर्फ एक अणु है। क्या है, एक अणु है, जो कि आप पढ़ करके आए पिछली कक्षा में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब हमने पढ़ी, तो उसमें आप पढ़ करके आए कि क्या क्या मिलता है इसमें, शर्करा प्लस फास्फेट प्लस जो नाइट्रोजन क्षारक वगैरह, ये मिलकर के डीएनए का निर्माण करते हैं, जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। तो परिभाषा की अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए अणुओं का ऐसा समूह है जो आनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से संतानों में संचरित करता है। डीएनए अणु परस्पर संयोजित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। अभी आपको बात समझ में आ जाएगी कि डीएनए गुणसूत्र एक ही चीज है। डीएनए छोटी संरचना और डीएनए आपस में जुड़ता जाएगा। एक हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, है ना, पढ़कर आए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो वो हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है उससे डीएनए जो है कुंडलित होता जाता है, और कुंडलित होने के बाद एक जो धागे समान संरचना बन जाती है, बड़ी संरचना। डीएनए तो छोटा सा अणु है, लेकिन बहुत सारा डीएनए कलेक्ट होता जाएगा, जुड़ता जाएगा और एक धागे समान कुंडलित रचना बन जाएगी। उस रचना को क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे। तो गुणसूत्र एक बड़ी रचना है, डीएनए एक छोटी रचना है, लेकिन काम दोनों का क्या है, अरे भाई गुणसूत्र भी तो डीएनए से बना है, तो काम तो दोनों का एक ही होगा, क्या, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसे देखिए, इस चित्र को देखिए, ठीक है। इस चित्र में पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, और बहुत ध्यान से आपको ये बातें देखने की है। नहीं समझ में आएगी नहीं तो बड़ी बड़ी कक्षाओं तक चले जाएंगे ना, आप डीएनए गुणसूत्र जीन में उलझे रह जाएंगे कि आनुवंशिकता का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण कौन करता है। लेकिन आप यहां देखिए, ये क्या है, ये सबसे पहले ये डीएनए बना। क्या बना, ये सबसे पहले केंद्रक के अंदर ये डीएनए है। जो छोटे जीव होते हैं ना, जैसे मान लीजिए वायरस वगैरह अभी जो चल रहा है, वायरस वगैरह, और ये वायरस के अंदर यही बनता है सबसे पहले, फिर धीरे 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 इसमें म्यूटेशंस होते जाते हैं और वायरस में डेवलपमेंट होता जाता है। और इस प्रकार से ये वायरस देखो क्या कर रहा है, मान लीजिए डीएनए है, ठीक है ना। तो छोटे जीवों में पहले डीएनए बनता है और फिर डीएनए में लगातार विकास होगा, तो उससे ये आप देख सकते हो इधर ये कुंडलित रचना बनती जा रही है। तो ये देखिए डीएनए है। अब ये डीएनए क्या हो रहा है, ये जो आप गोले 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 देख रहे हैं ना, ये हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए देखो आप लिपट रहा है ना, कुंडली मार रहा है, ये छोटी छोटी कुंडली मारा अभी कुंडली मारता ही जा रहा है, और ज्यादा डीएनए बनता जा रहा है, इस पर लिपटता जा रहा है, डीएनए बनता जा रहा है, इस पर लिपटता जा रहा है। तो ऐसी रचना मोटी कुंडली बन गई और सघन कुंडली बन गई, है ना। कुंडली सघन होती जा रही है क्योंकि डीएनए इस पर लिपटता जा रहा है। अंततः क्या हो जाएगा, अंततः इस प्रकार की रचना बन जाएगी। आप देखिए इस प्रकार की रचना बन जाएगी। तो ये डीएनए लगातार आपस में कुंडलित होकर के जुड़ता जाता है और इस प्रकार की रचना बना लेता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आनुवांशिक रचना में तो कोई कार्य में तो यहां पर कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों का ही कार्य आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना होता है। लेकिन डीएनए एक छोटी संरचना, एक अणु है जो आपस में जुड़ता जाता है और किसका निर्माण कर लेता है, गुणसूत्र का निर्माण कर लेता है। तो संरचना में निश्चित तौर पर यहां पर कुछ अंतर देखने को मिलता है। संक्षेप में मैं कह सकता हूं कि जो गुणसूत्र है उसका निर्माण किससे होता है, गुणसूत्र का निर्माण डीएनए से होता है। यहां तक की बातें, यहां तक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आपको केवल परिभाषा लिखनी है स्टूडेंट्स, आपको ये चित्र केवल समझाने के लिए मैंने यहां पर इंक्लूड किया गया है। आपको केवल परिभाषा लिखनी है। अब छोटा सा हमारा और बच जाता है जीन। जीन को भी हम समझ लेते हैं कि यार जीन क्या है, डीएनए और जीन में क्या अंतर है, इसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए इसको तो हटा देते हैं यहां से, इसका अब कोई काम नहीं है, ये आ गई होगी आपको बात समझ में। ओके, जीन पर आते हैं। तो स्टूडेंट जीन जो है ना, जीन क्या है, मान लीजिए डीएनए है। तो अब इस डीएनए पे बहुत सारे नाइट्रोजन क्षारक, बहुत सारा है ना छोटा छोटा खंड। जैसे मान लीजिए ये जो बेल्ट देखते हो ना आप, ये बेल्ट, थोड़ा सा डीएनए पे बात करते हैं। ये जो आप बेल्ट देखते हैं, ये बेल्ट शर्करा की बनी होती है। किसकी बनी होती है,
शर्करा की बनी होती है। और ये जो आप बीच में बॉन्ड देख रहे हैं, ये बॉन्ड क्या होते हैं, यहां पर नाइट्रोजन क्षारक होता है एक, जैसे मान लीजिए एडिनिन है ना, यहां पर दूसरा नाइट्रोजन क्षारक है, मान लीजिए कोई ग्वानिन है, तो इनको आपस में जोड़ने वाला बॉन्ड होता है, ठीक है, ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए इस प्रकार सारा ये पूरा डीएनए कंप्लीट हो जाता है। तो अब ऐसा है कि ये प्रत्येक भाग जो है ये सब आनुवांशिक जो लक्षण है उनको ट्रांसफर करने में सक्षम नहीं होते। जैसे मान लीजिए यार ये वाला भाग है, अब ये बन तो गया, संरचना का निर्माण तो इसने कर लिया, लेकिन इसके पास आनुवांशिक कोई सूचना भी हो जिसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। किसी के पास हो सकती है, किसी के पास नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए अब जैसा ये हमने जो लिखा है इसके पास नहीं है सूचना, ठीक है। ये जो आप दूसरा खंड देख रहे हो इसके पास भी कोई सूचना नहीं है, इसके पास भी कोई सूचना नहीं है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला, इसके पास सूचना है, इसके पास सूचना है। तो डीएनए तो पूरा ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात बता रहा हूं, डीएनए तो पूरा ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, लेकिन आनुवांशिक सूचना केवल किसके द्वारा जाएगी, आनुवांशिक सूचना केवल इन दो भागों के द्वारा जाएगी, समझ रहे हो, एक तो इसके द्वारा जाएगी और एक इसके द्वारा जाएगी, क्योंकि इन्हीं के पास आनुवांशिक सूचना है। तो डीएनए का वो भाग, डीएनए तो पूरा ही है, लेकिन डीएनए का वो खंड जो आनुवांशिक सूचना रखता है, जो आनुवांशिक सूचना का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, इस खंड को क्या कहा जाता है, इस खंड को जीन कहा जाता है। ये जीन होता है। तो डीएनए तो पूरा ही है, लेकिन इसका वह भाग जिसके पास आनुवांशिक सूचना है, उस भाग को क्या कहा जाता है, उस भाग को जीन कहा जाता है। यानी आनुवांशिक दृष्टि से जो क्रियाशील भाग है, जो सक्रिय भाग है, बाकी पूरा अनानुवांशिक है, लेकिन आनुवांशिक दृष्टि से जो क्रियाशील भाग है, इसी क्रियाशील भाग को क्या कहा जाता है, इसी क्रियाशील भाग को जीन कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है गुणसूत्र डीएनए और जीन में। आशा करता हूं ये बहुत काम की चीज है, जो जनरली एक क्लास में आपको नहीं मिलेगी। डीएनए के बारे में आपको डीएनए वाले पार्ट में पढ़ने को मिलेगा, जीन के बारे में जीन वाले में पढ़ने को मिलेगा, गुणसूत्र के बारे में आपको गुणसूत्र वाले पार्ट में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन मैंने यहां पर तीनों कंसेप्ट आपके क्लियर करने की कोशिश की है, और ये आपको जो है, आशा करता हूं कि आपको ये हेल्प देंगे आगे, ठीक है। परिभाषा की भी बात कर लेते हैं। परिभाषा क्या है, तो ये लीजिए परिभाषा, जीन की परिभाषा क्या है, लिख लेंगे आप तीनों परिभाषाओं को। डीएनए का वह क्रियात्मक खंड जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करता है ना, डीएनए पूरा डीएनए लक्षण नहीं ट्रांसफर कर रहा है, इसका वह क्रियात्मक खंड जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ओहो चलो पीछे चलते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करता है, जीन कहलाता है। जीन आनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई है। अब यहां दो बातें, अगर आपसे पूछ लिया जाए आनुवांशिकी की इकाई या क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो फिर आंसर जीन होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आनुवांशिकता का वाहक किसे कहते हैं, तो वाहक कौन होगा, गुणसूत्र होगा। ध्यान दीजिए, आनुवांशिकता की इकाई कौन है, इकाई है जीन, क्योंकि सबसे छोटा भाग होता है इकाई। और वाहक कौन है जो इस जीन को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाएगा, तो कौन ले जा रहा है, गुणसूत्र लेकर के जा रहा है ना, क्योंकि डीएनए है, डीएनए जीन इस गुणसूत्र पर है, तो लेकर के जाने का काम गुणसूत्र कर रहा है, तो ये वाहक होगा। तो आशा करता हूं कि ये कॉमन कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। अगला आपका टॉपिक रहता है गुणसूत्र का इतिहास। गुणसूत्र का इतिहास यानी किसने खोजा, किसने देखा, इस प्रकार की बातें भी कभी कभी परीक्षा में पूछ ली जाती है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए, बात करें अगर गुणसूत्रों को सर्वप्रथम किसने देखा, तो देखने का जो श्रेय है वो हाफमिस्टर को जाता है। नाम है इनका हाफमिस्टर, हालांकि ये पूरे ही मिस्टर हैं, ऐसा नहीं समझे आप कि ये आधे मिस्टर हैं, है ना, नाम है केवल हाफमिस्टर। तो सर्वप्रथम हाफमिस्टर ने ट्रेडेस्केंसिया पादप के अंदर गुणसूत्रों को देखा था। तो देख तो उन्होंने लिया था, लेकिन ये जान नहीं पाए थे कि यार ये जो संरचना में देख रहा हूं ये क्या है, इसका क्या काम है, क्या कहा जाना चाहिए इसको, तो इन्होंने केवल देखा। तो देखने का श्रेय अगर आपसे पूछ लो कि सर्वप्रथम किसने देखा, तो हाफमिस्टर ने ट्रेडेस्केंसिया पादप के अंदर गुणसूत्रों को सबसे पहले देखा था। पादप में देखा था, जंतु में नहीं देखा था, यह भी ध्यान रखना। अब अगर बात खोज की करें कि खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो खोज का श्रेय दिया जाता है स्ट्रासबर्गर को। किसको दिया जाता है, स्ट्रासबर्गर। काफी बार आता है स्ट्रासबर्गर का नाम, काफी महान वैज्ञानिक रहे, तो ध्यान देना आप। सर्वप्रथम देखने का श्रेय हाफमिस्टर ने ट्रेडेस्केंसिया पादप में देखा, खोज का श्रेय स्ट्रासबर्गर को दिया जाता है। देन आगे बात करें शब्द किसने दिया गुणसूत्र। स्ट्रासबर्गर ने सिर्फ खोज लिया था यार आनुवांशिक रचना है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है, लेकिन नाम इसने जो है नहीं दिया था,
क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो नाम है वो स्ट्रासबर्गर ने नहीं दिया था। तो नाम किसने प्रतिपादित किया? अगर ऐसा पूछ ले, शब्द का प्रतिपादन किसने किया, क्रोमोसोम या गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका श्रेय दिया जाता है वाल्डेयर को। किसको? वाल्डेयर को। कहीं से भी एक नंबर का कोई सा भी उठा करके वैज्ञानिक पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखना है आपको। गुणसूत्रीय क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? वाल्डेयर ने दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अगर ऐसा पूछ लिया जाता है तो गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है सट्टन व बावेरी। कई बड़े बड़े एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो ये है सट्टन व बावेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक रहता है नेक्स्ट, गुणसूत्रों के प्रकार। देखिए, गुणसूत्रों के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो कौन से जीव में गुणसूत्र, देखो अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। जैसे वायरस है, प्रोकैरियोटिक जीव है जैसे बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाली प्रोकैरियोटिक जीव के 3 उदाहरण है, ध्यान रखना हमेशा। और उसके अलावा कुछ जीव जो है यूकेरियोटिक जीव होते हैं जिनमें यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। समस्त पादप और समस्त जंतु यूकेरियोटिक जीवों में आते हैं। तो इनके बेस पर गुणसूत्रों के प्रकार निर्धारित करे हैं। 3 प्रकार आप सामान्यतः मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो वायरस में पाए जाने वाले गुणसूत्र हैं वो वायरल गुणसूत्र होंगे। हालांकि वायरस में गुणसूत्र नहीं पाए जाते, गुणसूत्र के रूप में वहां या तो केवल डीएनए पाया जाता है या केवल आरएनए पाया जाता है, लेकिन उसको गुणसूत्र की संख्या दे दी जाती है। वायरस में पाया जाता है इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? वायरल गुणसूत्र। इसी प्रकार जो गुणसूत्र प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक जीवों में पाए जाते हैं उनको प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र कहते हैं, है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं यूकेरियोटिक गुणसूत्रों की। तो जो यूकेरियोटिक जीवों में, है ना, प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक जीव आप जानते हैं, प्रो नाम से स्पष्ट है। प्रोकैरियोटिक मींस जिसके अंदर केंद्रक का पूर्ण विकास नहीं हुआ हो। यूकैरियोटिक मींस जिसके अंदर केंद्रक पूर्ण विकसित हो चुका हो। तो नाम से स्पष्ट है, ज्यादा कोई विशेष बातें तो नहीं है। फिर भी हम एक बार हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है परीक्षा की दृष्टि से उन पर बात कर लेते हैं। वायरल गुणसूत्र की हम बात करते हैं। सभी प्रकार के वायरसों में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। ये रासायनिक रूप से डीएनए या आरएनए के बने होते हैं, जैसा मैं पहले बता चुका हूं ना। नाम भले हम उसको गुणसूत्र दे रहे हैं, लेकिन अगर रासायनिक दृष्टि से उसकी संरचना का स्टडी करते हैं तो हम केवल या तो वहां एक डीएनए पाते हैं या केवल एक आरएनए पाते हैं। दोनों भी नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। कुछ में डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, ये जीवाणुओं का भक्षण करता है, मनुष्य के लिए लाभप्रद होता है ना, क्योंकि मनुष्य को कोई हानि नहीं पहुंचाता जीवाणुभोजी वायरस। और जो हानिकारक जीवाणु होता है उसका भक्षण कर जाता है। कभी कभी जल के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये जीवाणुभोजी, डरना नहीं है इससे, है ना। ये वायरस है लेकिन इससे डरना नहीं है। ये हमारा एक तरह से मित्र वायरस है, जीवाणुओं को खाता है। जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज में जो गुणसूत्र होता है या जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? डीएनए के रूप में होता है। बात करें अगर इसकी संरचना की तो यह रेखीय या वर्तुल प्रकार का हो सकता है। आगे इसी प्रकार हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे अधिकांश जंतु वायरस जो हैं, जंतुओं के अंदर जो संक्रमण करने वाले वायरस है ना, उनको जंतु वायरस कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी अभी एक जंतुओं के अंदर वायरस संक्रमण कर रहा है, सब जानते हैं उसको, कोरोना। ठीक है, तो कोरोना का जो वायरस है वो क्या है? जंतु वायरस है, क्योंकि मनुष्य जंतु ही तो है ना, एनिमल्स में आता है। तो आपको पता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसका जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो क्या है? आरएनए है, डीएनए नहीं है उसके अंदर, आरएनए है। रैपिड एंटीजन टेस्ट या रिवर्स आरटीपीसीआर टेस्ट आप बार बार सुनते होंगे, आरटीपीसीआर। तो वो क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि जो उसके अंदर जो आरएनए है उसको उस मशीन के अंदर डीएनए में बदला जाता है, फिर उसकी जांच पड़ताल की जाती है कि यार किसका डीएनए है। आगे ना बात समझ में, रिवर्स आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से डीएनए, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ना। तो प्रॉब्लम यही तो आ रही है कि उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए है, डीएनए नहीं है। अधिकांश जंतु वायरसों में व तंबाकू मोजेक वायरसों में गुणसूत्र आरएनए के रूप में होता है, जो रेखीय होता है। कैसा होता है? रेखीय होता है। तो कुछ में वर्तुलाकार भी हो सकता है, रेखीय या वर्तुलाकार होता है। तो आपको वायरल गुणसूत्र समझ में आ गए होंगे कि वायरल गुणसूत्र क्या है। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि वायरस का जो गुणसूत्र है या डीएनए है या आरएनए है, उसके चारों ओर प्रोटीन का एक आवरण पाया जाता है। प्रोटीन का एक आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं इस आवरण को? कैप्सिड। इस आवरण को नष्ट कर दिया जाए तो ये जो है वायरस है ना वो डीएक्टिवेट हो जाता है। जिसे अपन बार बार अभी वायरस को डीएक्टिवेट करने के लिए सैनिटाइज करते हैं हाथों को। हाँ, क्यों करते हैं सैनिटाइज?
क्योंकि अल्कोहल से प्रोटीन की जो परत है ना उसके चारों ओर की आवरण कैप्सिड, वो कैप्सिड क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, प्रोटीन जो है ना अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएगा, जिसके कारण वो जो वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, चाहे वो डीएनए है चाहे वो आरएनए है। तो ये हमने सामान्य जानकारी पढ़ी किसके बारे में, वायरल गुणसूत्र के बारे में। किसके बारे में, वायरल गुणसूत्र के बारे में। इसी प्रकार दूसरा टाइप कौन सा है हमारा, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। चलिए प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र पर बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र क्या है, तो सीधी सीधी बात है यार, मैं बता चुका हूं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल तो माइकोप्लाज्मा में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वही प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र होते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक उदाहरण ध्यान दिलाऊं, आपको याद होगा हम जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, या आपने पढ़ी होगी बायोटेक्नोलॉजी क्लास के अंदर भी, तो बायोटेक्नोलॉजी में एक वाहक का, वेक्टर का हमने यूज किया था प्लाज्मिड। तो वो प्लाज्मिड क्या था, वो प्लाज्मिड जीवाणु का गुणसूत्र ही तो था जो वर्तुलाकार था। हाँ, वही प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र है। ऐसे गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, यूकैरियोटिक गुणसूत्रों पर बात करते हैं। जैसा मैं अभी अभी बताया आपको कि ये गुणसूत्र यूकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे मनुष्य, पादप व सभी जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ जो है वो यूकैरियोटिक जो गुणसूत्र होते हैं उनका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, चाहे फिर वो पादप है चाहे फिर वो जंतु है। ये बात आप ध्यान में रखना। बहुत सारे ऐसे समझते हैं यार पादप में आनुवांशिक पदार्थ जो है ना वो आरएनए है। नहीं, आरएनए और डीएनए दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारे अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए और डीएनए दोनों ही प्रेजेंट होता है। जबकि वायरस में आपने क्या पढ़ा था कि या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आरएनए भी प्रेजेंट होता है, डीएनए भी प्रेजेंट होता है। लेकिन आनुवांशिक पदार्थ का काम कौन करता है, आनुवांशिक पदार्थ का काम डीएनए करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, जैसा मैं अभी वहां पर आपको डीएनए से गुणसूत्र बनाने को समझा रहा था, तो आपने वहां कुछ गोले देखे थे, हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो वो जो एग्जांपल था ना स्टूडेंट्स, वो एग्जांपल वापस ले आते हैं, उसको वापस बुलाते हैं। चलो वापस बुलाते हैं उसको। ये देखिए, ये तो ये डीएनए है। तो ये जो एग्जांपल मैंने वहां पर दिया था आपको, ये यूकैरियोटिक सेल्स का ही था। किसका था ये, यूकैरियोटिक सेल्स का ही था। तो ये डीएनए है। अब ये डीएनए क्या कर रहा है, ये जो हिस्टोन और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है इसके ऊपर ये लिपटता है। तो यही तो बात लिखी है ना यहाँ, ये हिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ये होते हैं यूकैरियोटिक गुणसूत्र। तो ये जो आप यहाँ पर ये गुणसूत्र देख रहे हो ना, ये एक्स फॉर्म में ये गुणसूत्र, यही यूकैरियोटिक गुणसूत्र है जो डीएनए से बना है। और कैसे बना है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध होने पर इसका निर्माण हुआ है। तो गुणसूत्रों के प्रकार भी आप समझ गए, 3 प्रकार के, वायरल गुणसूत्र, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र और ये अंतिम यूकैरियोटिक गुणसूत्र। आशा करता हूं यहां तक की बातें बिल्कुल सटीक आपके दिमाग में बैठ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सजीवों में गुणसूत्र के प्रकार ना। हमें तो यूकैरियोटिक ही पढ़ना है, मुद्दे पर आ रहे हैं धीरे धीरे। हमें अभी वायरल नहीं पढ़ना है, जितनी बातें करनी थी वायरल के बारे में कर ली। प्रोकैरियोटिक नहीं पढ़ना है, जितनी बातें होनी थी वो भी हो चुकी है। हमें यूकैरियोटिक पर आगे बढ़ना है। तो यूकैरियोटिक जो सजीव हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली या जितने भी जंतु इस सृष्टि पर हैं या पादप हैं, वो यूकैरियोटिक में आते हैं अधिकांश उनमें से। तो उनके अंदर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये भी कोई बहुत बड़ा या बहुत जटिल चैप्टर नहीं है, आपको अच्छे से पता है। हम अभी अभी मनुष्य पढ़ करके आ रहे हैं पीछे, है ना, सॉरी मनुष्य में लिंग निर्धारण पढ़ करके आ रहे हैं पीछे। वहां पर हमने बात करी थी 2 प्रकार के, लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। सीधी सीधी बात है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अलिंग गुणसूत्र जिनको ऑटोसोम भी कहते हैं, या एक और हिंदी नाम है दैहिक गुणसूत्र। हालांकि दैहिक गुणसूत्र के नाम से बहुत कम बार परीक्षा में यह पूछा जाता है, या तो अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम के नाम से पूछा जाता है। और दूसरा टाइप है लिंग गुणसूत्र या एलोसोम। मैं नहीं समझता कि आपको इनको समझने में कोई दिक्कत होगी, हम पहले ही पढ़कर आ चुके हैं। केवल परिभाषा की बात है तो ये परिभाषा देख लीजिए आप, कि वे गुणसूत्र जो सजीवों में कायिक लक्षण, हाथ, पैर, रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई, बालों का रंग, आंखों का रंग, है ना, गोरा काला, है ना, ये सारे लक्षण जो है ये कायिक लक्षण होते हैं। और वे गुणसूत्र जो सजीवों में कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम कहलाते हैं। सर ये तो जंतुओं की बात हो गई। पादप में जड़, तना, पत्ती, है, जड़, तना, पत्ती के लक्षणों को जो निर्धारित करेंगे वो अलिंग गुणसूत्र होंगे। पुष्प एक लैंगिक संरचना है और पुष्प के अंदर जो लक्षण निर्धारित होंगे वो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होंगे, एलोसोम के द्वारा होंगे। तो वो पादप का एग्जाम्पल हो गया। तो अलिंग गुणसूत्र आपको समझ में आ गया, लिंग गुणसूत्र, है ना। अच्छा ये उदाहरण भी है, उदाहरण को भी देख लेना। उदाहरण के लिए मनुष्य में 44
अलिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं जो स्त्री पुरुष में एक समान होते हैं, हम लास्ट क्लास में भी बात कर चुके थे। लिंग गुणसूत्र नाम से स्पष्ट है वे गुणसूत्र जो सजीवों में लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग गुणसूत्र या एलोसोम कहलाते हैं, नर या मादा का निर्धारण करते हैं, वो लिंग गुणसूत्र होंगे। जैसे मनुष्य में 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुष में XY और स्त्री में XX। तो इस प्रकार से यूकेरियोटिक सजीवों में सामान्यतः गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, अलिंग गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, फिर याद आ गया मुझे, बीच बीच में याद आ जाएगा, मैं भी बीच बीच में आपको बोलता रहूंगा कि अगर आप देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करके ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके काम आ रहा है। अन्यथा हमको ऐसा लगेगा कि हम व्यर्थ ही मेहनत कर रहे हैं, तो फिर हम भी निराश हो जाते हैं, फिर हम भी सोचते हैं जब कोई देखना ही नहीं चाहता है तो फिर बनाने से भी क्या फायदा, हम भी आराम करेंगे, है ना। कोई इसका कोई हमको कुछ मिल तो रहा नहीं है ना, हम तो सिर्फ एक सहायता के उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं। तो आप लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है, यहां पर क्या कमी रही है, क्या और आप सुधार देखना चाहते हैं। इससे हमारी रुचि बढ़ती है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट मैंने यहां लगाए हैं, इनको भी आप ध्यान रखना। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं, देखो इस पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई पढ़ाता भी नहीं है, यूट्यूब पर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाता, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होते हैं मेन समझने वाले, उन्हीं को टीचर्स जो है ना यहाँ पुटअप करते हैं। लेकिन यहां पर अपन को क्या करना है, अपन को परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अपन, क्योंकि यूनिट 9 और यूनिट 10 बस मेरे दिमाग में चल रही है। क्यों? क्योंकि जैसा मैं सोचता हूं कि 2 4 6 महीने के लिए जो स्कूल खुले थे उनमें से बच्चों ने बीच के लेसन तो कंप्लीट किए हैं, लेकिन अधिकांश बच्चों के यूनिट 9 और यूनिट 10 वो छूट गई, क्योंकि अचानक से लॉकडाउन लगाना पड़ा, अचानक से जो है पैंडेमिक फैल गया, तो अचानक से लॉकडाउन लगाना पड़ा, तो उसके कारण अधिकांश बच्चों का ये पोर्शन छूटा हुआ है। तो मेरे दिमाग में बस ये चल रहा है कि यार उन बच्चों को परीक्षा से पहले पहले यूनिट 9 और यूनिट 10 कंप्लीट करवा के दे दें, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि यार हमने पढ़ा ही नहीं था। तो बस इस उद्देश्य से मैं ये पढ़ा रहा हूं। और बात रही, देखो कल सीबीएसई ने एग्जाम रद्द कर दिए, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि यार आरबीएसई भी रद्द करेगी क्या। अब देखिए कुछ कहा तो नहीं जा सकता, सरकारें कब क्या निर्णय ले ले इसके ऊपर कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अब तक की जो हमारे शिक्षा मंत्री जी की बातचीत है, उससे एक बात पक्का है कि उनका फुल मन बन चुका है परीक्षा लेने का। उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि वो एग्जाम लेंगे। तो अभी तक तो 99% चांस तो ये है कि आपके एग्जाम रहेंगे, और अभी जून में रह सकते हैं, जून के लास्ट तक। तो आप तैयारी में रहें, आप ऐसा ना सोच कर रहे कि यार सीबीएसई का रद्द हो गया हमारा भी रद्द हो जाएगा। हो जाता है तो कोई बात नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो हो नहीं जाएगा, जो पढ़ा है उसका, है ना, पढ़ा है उसका कोई साइड इफेक्ट तो हो नहीं जाएगा, बीमार तो पड़ नहीं जाओगे, आप पढ़ते रहो यार, कुछ ज्ञान ही मिलेगा। वैसे 99% चांस है कि आपके एग्जाम होंगे, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाएं होगी, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नोट आपके सामने, चलो इसको छुपाते हैं, अभी इस पर ही बात करते हैं। नोट नंबर 1, कभी कभी गुणसूत्रों की निर्धारित संख्या में कुछ वृद्धि हो जाती है। इन अतिरिक्त गुणसूत्रों को सुपर न्यूमेरी या अधिसंख्यक गुणसूत्र कहते हैं। कभी पूछ ले आपसे कि गुणसूत्रों की संख्या में मान लीजिए वृद्धि हो गई है, तो जो जितने गुणसूत्रों की वृद्धि हो गई है उसको क्या कहेंगे, इस समस्या को क्या कहेंगे, तो इसको सुपर न्यूमेरी या अधिसंख्यक गुणसूत्र कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र है, लेकिन मान लीजिए कोई मनुष्य में ऐसा म्यूटेशन हो गया कि 46 की जगह उसमें कितने गुणसूत्र आ गए, उसमें आ गए 47 गुणसूत्र। तो अब ये क्या समस्या है, तो इसी समस्या का नाम है सुपर न्यूमेरी या अधिसंख्य गुणसूत्र। आगे क्या बात समझ में, चलिए नोट नंबर 2 पर बात करते हैं। एक एक बात मैं बहुत सेलेक्ट करके लेकर के आया हूं, और इस वीडियो के एक एक लाइन पर प्रश्न बन सकता है परीक्षा में, आप इसको हल्के में ना लें, है ना, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न बनेगा, लेकिन कहां से बनेगा वो पता नहीं है, कहीं से भी बना लेगा वो यहां से प्रश्न। तो अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आपको 1 नंबर का नुकसान हो जाता है। ठीक है, नोट नंबर 2, गुणसूत्रों को उनके आकार के आधार पर एक निश्चित क्रम में जमाया जाता है। कैसे, आप यहां देखें, कैसे आकार के आधार पर निश्चित क्रम में, कैसे, जैसे मान लीजिए यार ये गुणसूत्र है, ये शेप है, अब कोई इससे छोटे साइज का गुणसूत्र है तो उसको ऐसे जमा देंगे, ऐसे, ठीक है, ये फिर और कोई छोटा गुणसूत्र है तो उसको ऐसे जमा देंगे। तो इस प्रकार से हम शेप में आकार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमने इन गुणसूत्रों को क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया। आ गई ना ये बात तो समझ में। तो ये जो अरेंजमेंट है ना गुणसूत्रों का, ये जो प्रारूप तैयार हुआ है गुणसूत्रों का, केंद्रक के अंदर होता है, किसके अंदर, केंद्रक के अंदर। इसको कैरियोटाइप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कैरियोटाइप। तो इसी की बात कर रहे हैं हम,
गुणसूत्रों को उनके आकार के आधार पर एक निश्चित क्रम में जमाया जाता है। इस प्रकार के गुणसूत्र प्रारूप है ना, ये कैरियोटाइप या कैरियोटाइप को देखो याद रख लेना अच्छे से। अब कितना एक नंबर का प्रश्न कितना बारीक है, पढ़ लेना पूरी किताब में, कहीं मिल जाए आपको, है ना। 2 बार पढ़ोगे ना तब नजर में आएगा कहां छुपा हुआ है इडियोग्राम, है ना। लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं ना, आपको 1 घंटे तक किताब पढ़नी पड़ेगी, हो सकता है उसमें आपको इडियोग्राम पे नजर ही ना पड़े। लेकिन आपने 30-35 मिनट की वीडियो देख ली तो इडियोग्राम वाला पोर्शन आपका यहां पर कंप्लीट होता है। कभी पूछ ले कि गुणसूत्रों को, देखो प्रश्न देखो कि गुणसूत्रों को उनके आकार के आधार पर एक निश्चित क्रम में जमाया जाता है। गुणसूत्र के इस प्रारूप को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो 2-4 ऑप्शन जब दे देगा तो आपको याद रखना है क्या कहा जाता है, इडियोग्राम। हिंदी में क्या कहा जाता है? गुणसूत्रीय आलेख कहा जाता है। अब हिंदी में तो समझ जाएगा बच्चा कि आलेख, लेकिन इडियोग्राम अगर उसने लिख दिया तो फिर तो फिर उसको जो है ना कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये क्या है, क्योंकि नाम से नहीं निकल के आ रहा है सामने। ओके, तो इडियोग्राम कहते हैं इस प्रकार के स्ट्रक्चर को, इस प्रकार के कैरियोटाइप को क्या कहा जाता है? इडियोग्राम कहा जाता है। इस प्रकार के प्रारूप में गुणसूत्रों में आई त्रुटि को पहचानना तथा उनका निराकरण करना आसान हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं कि मान लीजिए कहीं कोई भुजा टूट गई, मान लीजिए यार ये वाली भुजा जो है वो किसी कारण से डैमेज हो गई, तो अब गुणसूत्र की संरचना में क्या आ गया? डिफेक्ट आ गया, त्रुटि आ गई। तो अब निश्चित तौर पर जिस संतान के अंदर ये प्रारूप जाएगा उसमें कोई ना कोई लक्षण गायब होगा ना। मान लीजिए इस भुजा के अंदर कुछ जीन होंगे, कुछ डीएनए होंगे, डीएनए के कुछ छोटे छोटे खंड जीन होंगे, और वो जीन जिन लक्षणों का नियंत्रण करेंगे वो लक्षण नियंत्रित होंगे ही नहीं, क्योंकि ये भुजा तो गई नहीं है नई जनरेशन में, है ना। तो ये वाला भुजा जितने भी लक्षण कंट्रोल करेगी वो लक्षण इस संतान में नहीं होंगे, तो संतान में जो है दोष पैदा हो जाएगा, आनुवांशिक दोष। तो इस चीज की पहचान करने के लिए गुणसूत्रों को ऑन द बेसिस ऑफ साइज इस प्रकार से रेंज किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इडियोग्राम कहा जाता है। आशा करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। कॉमन कंसेप्ट ही आप आज पढ़ेंगे, सामान्य सामान्य बातें ही आप आज पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत। हो तो बातों बातों में पता ही नहीं लगा कि कॉमन कंसेप्ट पूरा हो गया। चलो कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ।